Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. In this video, I will teach you English Literature Class 12 UP Board. First chapter is A Girl with a Basket Part 1. तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया इस वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Today we will see the first chapter in English prose of class 12th UP board. The first chapter is A Girl with a Basket. This is written by William C. Douglas, an American judge who was the judge of Supreme Court of USA. So let's see about a little bit about the author of this chapter. तो हम देखेंगे इसमें कि अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसको अमेरिकन जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के WC डगलस, इन्होंने लिखा है और इन्होंने विजिट किया था 1950 में। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। तो ये इंडिया आए थे 1952 में, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिया ये आए थे और इन्होंने ये न्यू दिल्ली से रानीखेत गए। अ हिल स्टेशन इन अ हिमालयाज। रानीखेत जो है वो देहरादून में पड़ता है, एक हिली एरिया है। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। तो ये काफ़ी अच्छे पर्सन थे, रियलिस्ट थे, यथार्थवादी थे, लेबर को जो मेहनत है उसको सपोर्ट करते थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इन को जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट वाले और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोग थे वो इनको बहुत पसंद थे। ही हैज़ फैसिनेटेड एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। इन्होंने जब ये इंडिया के विजिट पे आए थे तो जो इंडिया की नेचुरल ब्यूटी थी उससे काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे और दिस इज़ द रीज़न कि इन्होंने अ गर्ल विथ अ बास्केट जो एसे है वो लिखा है और ये एसे इनके फेमस एसे में से एक है। नाउ वी विल सी द शॉर्ट अबाउट द लेसन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं लेसन के बारे में कि अ गर्ल विथ अ बास्केट लेसन में क्या दिया है, इस एसे में क्या दिया हुआ है। A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950. At that time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. तो इन्होंने ये जो एसे लिखा है डगलस ने, ये इंडिया में आए थे 1950 में आए थे। तो इन्होंने ये एसे लिखा था और उस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी लोगों की इश्यू थी, क्योंकि लोग जो थे इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आना जाना लोगों का लगा हुआ था बिकॉज ऑफ डिवीज़न। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो अपने विजिट में इन्होंने एक रेलवे स्टेशन पे इनको थोड़ा सा कुछ अलग सा एक्सपीरियंस मिला। Many refugee children were selling small articles like baskets and fans. तो उस स्टेशन पे इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, शरणार्थी जो बच्चे थे, यानी कि वो लोग जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। पाकिस्तान में जो कम्युनल फेनाटिज़म है, यानी कि धार्मिक डर था, उसके चलते वो लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए थे। तो उनके जो बच्चे थे वो जो उन लोगों को रिफ्यूजी कहा गया, शरणार्थी कहा गया। तो उनके जो बच्चे थे वो स्टेशन पे कुछ आर्टिकल्स बेच रहे थे, कुछ सामान बेच रहे थे जिसमें बास्केट्स और फैंस वगैरह थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। वहाँ पे स्टेशन पे इनकी मुलाकात एक 9 ईयर्स की छोटी सी बच्ची से होती है, जिससे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। दिस इज एसे इज़ द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूबल एक्सपीरियंस। ये जो एसे है डगलस के जो एक्सपीरियंस है इंडिया में उसी से रिलेटेड है, एक तरह से उसी का रिकलेक्शन है और इस जो छोटी सी बच्ची है 9 ईयर्स की, उसी पे बेस्ड ये ऐसे है और साथ में इंडिया की जो कंडीशन और सिचुएशन होती है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, उससे रिलेटेड है। तो ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं डिटेल में द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज़ आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। यहाँ पे डगलस कहते हैं क्योंकि इन्होंने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आई का मतलब डगलस से है, जो विलियम सी डगलस हैं, राइटर हैं, इन्होंने अपने लिए आई का यूज़ किया है। तो आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। ये न्यू दिल्ली से हिमालयाज के लिए निकलते हैं
यानी कि जो हिमालय रीजन रानीखेत इनको जाना होता है। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. I was going as far as Bareilly by train. ये दिल्ली से बरेली जाते हैं ट्रेन के द्वारा, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, क्योंकि रानीखेत तक तो ट्रेन की सुविधा है नहीं, तो इसीलिए ये पहले दिल्ली से बरेली तक जाते हैं ट्रेन से, देन बरेली से रानीखेत ये कार से जाते हैं। अब रानीखेत क्यों जाते हैं? क्योंकि एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत जो है वो वहाँ पे ब्रिटिश के समय में क्या हुआ करता था, ब्रिटिश आर्मी का वो हिल स्टेशन हुआ करता था रानीखेत, जिसकी हाइट बताई गई है 6,000 फुट, रीज अपोजिट अ 120 माइल स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, और उसके अपोजिट में 120 मील तक जो हिमालय के स्नो कैप्ड यानी कि हिमालय बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियाँ चोटियाँ जो है फैली हुई हैं 120 मील तक रानीखेत के जस्ट अपोजिट। द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन है वो धीरे होती है, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। तो यू बेटर नो दैट कि जो ट्रेन है वो चलती रहती है और स्टेशन जैसे आता है वो धीरे होकर स्लो होते हुए स्टॉप हो जाती है, रुक जाती हैं। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। तो हर स्टॉपेज पे जब भी ट्रेन रुकती थी तो ये क्या करते थे, अपने कंपार्टमेंट का डोर ओपन करते थे और प्लेटफॉर्म पे टहलने निकल जाते थे। जनरली आज की डेट में भी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि अगर ट्रेन देर तक रुकती है तो लोग प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं, टहलने वहलने लगते हैं। तो व्हाट सी इन दिस फर्स्ट पैरा, हमने इस फर्स्ट पैरा में क्या देखा कि डगलस बताते हैं, विलियम डगलस, कि वो दिल्ली से हिमालय जाते हैं और वहाँ से दिल्ली से ये कैसे जाते हैं वो बता रहे हैं। तो पहले तो ये बरेली तक जाएंगे ट्रेन से, देन रानीखेत जाएंगे कार से, और रानीखेत जो है ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन होता है जिसकी ऊंचाई 6 फीट है, और 20 मील इसके जस्ट अपोजिट में हिमालय की जो चोटियां हैं 120 मील तक बर्फ़ से ढकी हुई हैं, और ट्रेन जो है काफ़ी स्लो हो जाती है स्टेशन पे, और जब भी स्टेशन पे रुकती है ट्रेन तो ये प्लेटफॉर्म पे टहलने के लिए निकल जाते हैं। द सेकेंड पैरा ऑफ दिस चैप्टर इज द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। जो प्लेटफॉर्म है उस वहाँ पे इनको बहुत तरह के लोग दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ सिख्स होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं, हिंदूज भी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, प्रिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो सोल्जर है, मर्चेंट दैट इज़ व्यापारी हैं, प्रिस्ट हैं जो पुरोहित लोग होते हैं, पोर्टर्स हैं जो कुम्हार हैं, बेगर्स हैं भिखारी, हॉकर्स जो कि घूम फिर कर सामान बेचते हैं, ठीक है, फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। तो वहाँ पे जब इतने सारे लोग इनको दिखाई देते हैं स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, तो ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग थे वो नंगे पैर थे, उनके पास चप्पल जूते नहीं थे, और वाइट ड्रेस में थे वो लोग, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे ज़्यादातर लोग। अब उस समय इतनी अच्छी कंडीशन तो थी नहीं इंडिया की, और साथ में इंडियन लोगों की कि वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड हो, तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस समय आज़ादी के बाद जब पार्टीशन होता है तो जो रिफ्यूजी लोग हैं और बाकी लोग हैं उनकी कंडीशन कैसी है। तो इस वर्ड से ही आप देख सकते हैं कि बेयर फुट मीन्स कि मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चप्पल वगैरह पहन सकें। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तो ये कुछ लोगों से बात करते हैं, उसमें से 3 लोग हैं, उनसे बात होती है। उन 3 लोगों में एक पर्सन होता है जो इनसे इंग्लिश में बात कर सकता था। कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तो एक पर्सन इनसे इंग्लिश में बात करता है। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। अब इन लोगों की जो पर्सन इनसे मिलता है इंग्लिश में बात करने वाला, उन 3 लोगों में से एक, उनसे ये कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ बातें करते हैं। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, किन किन मुद्दों पे बात होती है, जो वर्ल्ड की इश्यू होते हैं, दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड, दुनिया के मुद्दों से रिलेटेड चीज़ों पे ये बात करते हैं।
और साथ में द न्यूज़ ऑफ द डे। तो उस दिन के न्यूज़ में जो भी कुछ टॉपिक मेंशन है उस में से जो मेजर टॉपिक है, यानी कि न्यूज़ में जो भी मेजर टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, उसके बारे में भी ये लोग डिस्कस करते हैं। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस तरह से आई वॉज ट्राइंग, आई मीन्स डगलस वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन। पल्स ऑफ द नेशन मतलब लोगों, एक देश से अगर आपको किसी देश के बारे में जानना था, वहाँ के कुछ लोगों से आप बात करेंगे तो उस देश के बारे में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे उस पर्सन से बात करके डगलस यही जानना चाहते हैं कि इस देश में, दैट इज़ इंडिया के लोगों की क्या ओपिनियन है एट द टाइम। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। तो जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स निकलते हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन निकलते हैं, उसके अगेंस्ट वहाँ पे एट द टाइम 1950 में लोगों की क्या ओपिनियन थी इस देश। तो उस लोगों के ओपिनियन के थ्रू ये जानना चाहते थे कि आखिर ये देश जो है क्या चाहता है या इस देश के लोग कैसे हैं। तो ओवरऑल ये उस पर्सन से बात करके देश की व्यू को जानना चाहते थे। इट्स ऑल इन द सेकेंड पैरा ऑफ दिस चैप्टर कि ये कुछ लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उसमें से एक पर्सन इंग्लिश बोलने वाला होता है जिससे कुछ मुद्दों पर ये डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट पैरा इज द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। अब जिस रास्ते से होकर ये दिल्ली से बरेली जाते हैं बाई ट्रेन, वहाँ पे इनको एग्रीकल्चर एरियाज रास्ते में पड़ता है। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 फीट एबो सी लेवल बट ट्रॉपिकल। तो रिचेस्ट मतलब काफ़ी कृषि एग्रीकल्चर एरिया में रिचेस्ट कहने का मतलब है कि वो जो एरिया था इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए काफ़ी जाना जाता था, काफ़ी फेमस था। क्यों? क्योंकि वो एरिया, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। तो आपको पता है कि पूरे इंडिया में जो गंगा रिवर है उसके आसपास के एरिया सबसे ज़्यादा उपजाऊ और फर्टाइल होते हैं, और इसी वजह से वो एरिया कृषि के लिए काफ़ी फेमस होता है। तो अपर गंगा रिवर और लोअर गंगा रिवर, यानी कि अपर गंगा रिवर वैली और लोअर गंगा रिवर वैली यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, ज्योग्राफी में आप लोग देखेंगे। तो उसी अपर गंगा रिवर के थ्रू होते हुए वो जा रहे थे, और अपर गंगा जो कि रिवर का एरिया होने की वजह से एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से वो जगह बहुत ही उपजाऊ होता है, और लगभग 1000 ऊपर की ऊंचाई पर होता है सी लेवल से वो एरिया। लेकिन ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण, इसका जो वेदर है, क्लाइमेट है उस जगह का ट्रॉपिकल है। तो जनरली इंडिया को गर्म देश माना जाता है, तो ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण। द गंगा was brown, silt swollen with flood waters. Its overflow inundating thousands of acres of rice. अब गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। गंगा क्या थी? ब्राउन सिल्ट, गंगा के किनारे जमी हुई थी ब्राउन कलर की सिल्ट, और स्वैलन विथ फ्लड वाटर्स, और साथ में फ्लड वाटर्स जो बारिश के पानी है, बारिश के पानी से यू बेटर नो दैट कि जो नदियाँ होती हैं, रिवर होते हैं, वो फ्लड से उसमें आ जाती हैं, बारिश की पानी ज़्यादा होती है। तो इससे ये पता लगता है कि डगलस जिस टाइम में विजिट कर रहे थे इंडिया, एट द टाइम इट वाज द रेनी सीजन, बारिश का समय था। इट्स ओवरफ्लो अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, और नदी में पानी इतना ज़्यादा था, जो नदी थी, रिवर थी, उतना फ्लडी हो गया था कि आसपास के जो राइस के फील्ड थे वहाँ तक उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा था, यानी कि नदी का पानी कुछ दूर तक जो फैले हुए राइस के फील्ड थे, चावल धान की खेत थे, वहाँ तक नदी का पानी पहुँचा हुआ था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. To the north were jungles.
अब उस जो एरिया में वो विजिट कर रहे थे, जो रिवर थी गंगा रिवर, उसके नॉर्थ साइड में देखा जाए तो क्या था, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास। वहाँ पे काफ़ी दूर तक घास के मैदान थे, यानी कि घास फैले हुए थे वहाँ पे मैदानों में। हायर देन अ मैन्स हेड, और जो घास थी वो इतनी ऊंची थी कि ह्यूमन बींग की लंबाई से, मनुष्य जो है उसकी लंबाई से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स। अब देखिए, जो घास के मैदान जो दूर तक, काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, वो बिल्कुल अनब्रोकन थे, मतलब कंटिन्यू थे। काफ़ी दूर तक कंटिन्यू घास के मैदान थे। ऐसा कहीं भी जगह नहीं नज़र आ रहा था जहाँ पे बिना घास का कोई पोर्शन नज़र आए। यानी कि जितनी भी मैदान थी, फील्ड थी, ज़मीन थी, वो घास से भरी हुई थी। बस जहाँ पे क्लम्प ऑफ ट्री, मतलब जो पेड़ के झुंड नज़र आते थे, तो जगह जगह पे उस घास के मैदान में पेड़ के झुंड होते थे। उसी पेड़ के झुंड की वजह से जो घास की मैदान की निरंतरता है वो टूटती थी। अदरवाइज देखा जाए तो चारों तरफ घास के मैदान थे, बस जहाँ पेड़ था वहीं पे घास नहीं नज़र आ रहा था। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास। तो ऐसे जो ऊंचे ऊंचे लंबे घास के मैदान होते हैं, वहाँ पे जनरली आपको ये सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबरास, ये सारे एनिमल्स, वहाँ पे क्रिएचर जो थे वो नज़र आ रहे थे उस घास के मैदान में। तो जो लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैमाने पे आपको वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like elms and having thick twisted trunks. Everywhere else there was flat land running. चारों तरफ कहीं जितना दूर तक इंसान देख सकता था, वहाँ पे क्षितिज तक देखिए, हॉरिजन मीन्स क्षितिज होता है, जो क्षितिज तक अगर किसी की नज़र जाए और वहाँ तक कोई देखे तो बिल्कुल फ्लैट लैंड नज़र आ रहा था, सिर्फ मैदान नज़र आ रहा था। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री। अब वो जो मैदान थे, वो फील्ड थे, वो जगह जगह पे डॉटेड थे, किससे? बनियान ट्री से। कहने का मतलब है कि जगह जगह पे उस मैदान में बनियान ट्री नज़र आ रहे थे, बरगद के पेड़। और बाय रॉज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और कहीं कहीं पे पाकड़ के जो पेड़ होते हैं वो भी नज़र आ रहे थे। तो दूर तक देखने पे, क्षितिज तक देखने पे, क्षितिज का मतलब होता है कि वो प्लेस जहाँ पे हम दूर तक देखें तो हमें लगे कि जो आकाश और धरती है वो एक दूसरे से टच कर रही है, उसी को क्षितिज या हॉरिजन कहा जाता है। तो उतनी दूरी तक देखने पे चारों तरफ सिर्फ मैदान ही नज़र आ रहा था, और कहीं कहीं पे बनियान के पेड़ और पाकड़ के पेड़ दिखाई दे रहे थे, और उन्हें देखने पे एल्म्स की तरफ वो दिख रहे थे, उनके आकार। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनके जो ट्रंक थे वो ट्विस्ट किए हुए थे, मोटे मोटे ट्विस्ट किए हुए ट्रंक थे। आपको पता है कि बनियान का जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़, उससे मोटी मोटी जड़ें निकलती हैं। गांव में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे उसमें झूलते भी हैं। हॉट ह्यूमिड हेयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। एट द टाइम एयर कंडीशन क्या थी, जो हवा चल रही थी वो गर्म थी, ह्यूमिड थी, मतलब हवा में नमी थी, आर्द्र हवा चल रही थी, नम हवा चल रही थी। और जनरली ये बरसात के मौसम में होता है। बारिश में आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी जो है हवा में ज़्यादा हो जाती है, तभी वाटरफॉल, रेनफॉल होता है, बारिश होती है। तो उस समय बारिश का मौसम था, तभी रिवर में फ्लड भी दिख रहा था, और इसी वजह से ह्यूमिड एयर भी ब्लो हो रही थी इधर उधर। और वो जो हवा आ रही थी, हॉट ह्यूमिड एयर, कहाँ से आ रही थी? डायरेक्शन क्या था? साउथ वेस्ट। तो जो दक्षिण पश्चिम हवा है वो आ रही थी। monkeys, some of them mothers with babies, clinging to them and riding underneath. वहाँ पे मंकीज़ भी दिख रहे थे, और उनमें से कुछ मंकीज़ जो थे वो मदर मंकीज़ थे, जो कि अपने बेबीज़ को लिए हुए इधर उधर जा रहे थे, राइडिंग अंडरनीथ, चढ़ रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और स्टेशन पे जो पेड़ थे वहाँ पे झूल रहे थे। बंदर जो है पेड़ पे इस ब्रांच से उस ब्रांच में एक टहनी से दूसरे टहनी पे झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड,
और स्टेशन पे जो पेड़ होता है, आप जनरली देखेंगे कि पेड़ होते हैं और उस पेड़ों पे जो ब्रांचेस होते हैं, टहनियाँ होती हैं, तो बंदर उन टहनियों से इधर से उधर क्या करते रहते हैं, झूलते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि कहीं पे उनको फूड मिल जाए खाने के लिए। द विलेजेस वी पास्ट हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग। जब ये दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, और दैट इज़ फर्स्ट, तो उनका जो जर्नी का पार्ट होता है दिल्ली से बरेली तक का ट्रेन से, तो वहाँ पे जो विलेजेस रास्ते में पड़ते थे, उन विलेजेस के बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया है। और उन्हें क्या बताया है कि जो विलेजेस की झोपड़ियाँ थी, उनके दीवार जो थे मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, तो वो मिट्टी में जो काउ डंग होता है, दैट इज़ गोबर, वो मिलाकर बना हुआ था दीवार। तो गांव में आपको जनरली मिट्टी की दीवार देखने को मिलेगा, और उसमें जो काउ डंग के गोबर है वो मिला होता है। ऐसा क्यों होता है? सो दैट कि जो दीवार है उसमें दरारें ना पड़े, तो दीवार की में दरार न पड़े, इसके लिए काउ डंग मिला दिया जाता है मिट्टी में। दियर पिग्ड रूफ्स वर थैज्ड। अब उनके जो झोपड़ी थे, उनके जो रूफ थे, ऊपर की छत जो थी, वो कैसी थी? थैज्ड थी। थैज्ड मतलब घास उस पर लगाया गया हुआ था। तो झोपड़ी कैसा होता है? मिट्टी की दीवार होती है, ऊपर घास लगा दिए जाते हैं। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स। अब ये बताते हैं कि जो घास के बंडल से उस झोपड़ी की छत पर रखे गए थे और उनको बांधा गया था, किससे? बैम्बो के पोल से, जो बांस होते उसके खंबे से बांधा गया था। स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैफर्स, और बिल्कुल वो दूर तक फैले हुए थे, रैफर्स तक, जो बीम होते हैं, बीम जो नीचे छत को मजबूती देने के लिए बीम लगाए जाते हैं, तो उस बीम तक चारों तरफ फैले हुए थे। तो ओवरऑल इनके कहने का मतलब था कि देयर वाज कॉटेज हॉट, दैट इज झोपड़ी। तो झोपड़ी वगैरह थे, और वो किस तरह से बने थे, तो वही सब कुछ उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि कैसे झोपड़ियाँ बने थे। मिट्टी की दीवार थी, उस पर घास, जो छत बना था झोपड़ी का, वो घास का बना हुआ था। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम। साथ में ये भी बताते हैं कि झोपड़ी की छतों पर क्या था? पम्पकिन के वाइन्स लगे हुए थे। पम्पकिन इज दैट कोहड़ा। तो जो कोहड़ा होता है, उसकी लताएं झोपड़ियों के ऊपर फैली हुई थी, झोपड़ी की छत के ऊपर। तो गांव में आपको जनरली देखने को मिलता है कि झोपड़ी होते हैं, और झोपड़ी के ऊपर जैसे कोहड़ा हुआ, लौकी हुआ, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं वो लगा दिए जाते हैं, और उनकी जो वाइन होती है उन्हीं के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो वो बताते हैं कि दैट ग्रीव ओवर देम। तो पम्पकिन के वाइन जो थे वो झोपड़ी के रूफ्स के ऊपर फैले हुए थे, वर इन ब्लूम, और वो खिले हुए थे, यानी कि जो वाइन थी कोहड़े की, उस पर फूल लगा हुआ था। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स।